हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी छोरी 2 को, जिसका पहला पार्ट छोरी काफी शानदार रहा था और इसी के चलते मेकर्स ने इसका दूसरा पार्ट भी रिलीज कर दिया है। अब आप वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है उसी छोरी 1 गांव से, जिसको हमने पहले पार्ट में देखा था, जहां रात के काले घने साये में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को ढूंढते हुए खेतों में चली जाती है। और जैसे ही वो एक कुएं के पास पहुंचती है, तभी उस कुएं में से कुछ भयानक आत्माएं बाहर निकलती हैं और उस बच्ची को घसीटते हुए कुएं में ले जा लेती हैं। यही सीन कट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं साक्षी को, जिसने उस मायावी गांव को छोड़कर शहर में रहना शुरू कर दिया था, जहां वो अपनी 7 साल की बेटी शानी के साथ समर नाम के पुलिस वाले के घर में रहती है। लेकिन समर साक्षी से किराया नहीं लेता था और अब इसी शहर में साक्षी ने एक स्कूल में टीचर की जॉब भी ले ली थी। हालांकि हमें पता चलता है कि साक्षी अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा नहीं पा रही थी। वो आज प्रिंसिपल के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट भी करती है कि क्या मैं अपनी बेटी को घर से पढ़ा सकती हूँ, ताकि उसे रोज स्कूल आना न पड़े। लेकिन प्रिंसिपल साक्षी को साफ मना कर देते हैं कि अगर तुम्हारी तरह हर कोई अपनी बेटी को घर में पढ़ाने लग जाएगा तो स्कूल का क्या होगा। दरअसल साक्षी की बेटी शानी को कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे वो बाहर धूप में निकलती है तो उसकी स्किन जलने लगती है, जिससे ईशानी को काफी तकलीफ होती है। जब भी साक्षी स्कूल पढ़ाने जाती है तो घर पर ईशानी का ध्यान एक रानी नाम के केयर टेकर रखती है और यही कारण था कि साक्षी प्रिंसिपल से अपनी बेटी को घर से ही पढ़ाने की बात कर रही थी। लेकिन प्रिंसिपल साक्षी की बात नहीं मानते और कहते हैं कि तुम्हें अपनी बेटी को स्कूल लाना ही होगा। अब रात को साक्षी ईशानी को खाना खिला रही होती है और उसे पिछले टाइम की कुछ बातें याद आती हैं। यहाँ साक्षी को गांव छोड़े 7 साल हो गए थे और उसकी बेटी भी 7 साल की हो गई थी। फिर साक्षी डिसाइड करती है कि वो जैसे तैसे करके अपनी बेटी को स्कूल जरूर लेकर जाएगी। अब अगले दिन साक्षी ईशानी को पूरी तरीके से ढक देती है, जिससे ईशानी के ऊपर धूप की एक भी किरण नहीं पड़ती और ये आइडिया काम कर जाता है। ईशानी को धूप से कोई दिक्कत भी नहीं होती। फिर दोनों माँ बेटे स्कूल चले जाते हैं, जहाँ ईशानी काफी अच्छे से पढ़ाई करती है। ईशानी को देखकर हम समझ पाते हैं कि ईशानी काफी होशियार लड़की है। खैर, अब रात को दोनों माँ बेटे डिनर कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर समर उनसे मिलने आता है, जो कि अक्सर ही उनसे मिलने आया करता था और समर और ईशानी की काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। अब यहाँ ये दोनों पहले खेलते हैं, फिर साक्षी ईशानी को सुला देती है। अब ईशानी के सोने के बाद साक्षी समर से मिलने जाती है और उसे थैंक यू कहती है, क्योंकि समर ने उनकी काफी मदद की है। वो समर के घर पर रहते हैं, लेकिन आज तक समर ने उनसे किराया तक नहीं लिया है, जिस पर समर कहता है कि वो मेरी माँ का घर है और अगर आज मेरी माँ जिंदा होती तो वो भी तुमसे किराया नहीं लेती। जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और सीन छोरी 1 गांव का ही होता है, जिसमें समर और साक्षी आपस में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा मायावी गांव है जहां लड़कियां पैदा होते ही मार दी जाती हैं और ये सब रस्में सालों से चली आ रही थी। मगर इस बार साक्षी ने अपने साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दिया, क्योंकि इस बार साक्षी के सास ससुर मारे गए और राजवीर भी जिंदा नहीं बचा था, जो कि साक्षी का पति था। हालांकि इनमें से किसी की भी लाश नहीं मिली थी, मगर समर ने उस टाइम पर भी साक्षी की काफी मदद की थी, जिसके बाद साक्षी ने ईशानी को जन्म दिया। हालांकि जन्म के बाद जैसे ही खिड़की के पर्दे हटाए गए तो उस बच्ची यानी ईशानी पर धूप की किरणें पड़ी तो उसकी स्किन जलने लगी थी, जिससे साक्षी समझ गई कि इसे धूप से खतरा है। इसी के बाद से समर साक्षी और ईशानी के साथ रहने लगा था और उनकी हर बार मदद करता रहता था। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां समर और साक्षी आपस में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ईशानी घर पर अकेली होती है। दरअसल केयरटेकर रानी कमरे के बाहर आराम कर रही थी, तभी ईशानी को अपने कमरे में एक काली आत्मा दिखती है और जब वो उसके पास जाती है तब वो आत्मा ईशानी को अपने वश में कर लेती है। जिसके बाद ईशानी चुपचाप बाहर जाने लगती है। तभी रानी देखती है कि ईशानी किसी के साथ बाहर जा रही है, तब रानी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जैसे ईशानी और रानी घर से बाहर निकलती हैं तो कुछ लोग आकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। वही जब साक्षी घर पहुंचती है तो उसे घर पर कोई भी नहीं दिखता और घर के सभी दरवाजे खुले हुए थे। ये देखकर साक्षी काफी डर जाती है और समर को कॉल करके बुलाती है। अब समर अपनी पुलिस फोर्स को ईशानी को ढूंढने के काम में लगा देता है और हर जगह पर नाकाबंदी बैठा दी जाती है। वहीं साक्षी ये सोच सोच कर डर रही थी कि कहीं अगर ईशानी
ईशानी सुबह तक नहीं मिली और धूप की किरणें उस पर पड़ गई तो उसका काफी बुरा हाल हो जाएगा और वो सरवाइव नहीं कर पाएगी। तभी समर के पास उसकी टीम से एक मेंबर का फोन आता है जो बताता है कि हमने एक सीसीटीवी कैमरा में ईशानी और रानी को देखा है और यहाँ मालूम चलता है कि प्रधान के लोगों ने ईशानी और रानी को किडनैप कर लिया है। अब ये प्रधान कौन है वो हमें आगे कहानी में पता चलेगा। वही वो सब उन्हें गांव में ले आए होते हैं और ये वही गांव होता है जिसे साक्षी 7 साल पहले छोड़ के आई थी। इस गांव को हमने इस मूवी के पहले पार्ट में देखा था, वही मायावी गांव जिसमें लड़कियों के पैदा होते ही उन्हें मार दिया जाता है। अब ये पता लगता है कि ईशानी और रानी छोरी वन गाँव में है। तब समर, साक्षी और कुछ पुलिस वाले वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ गन्ने के खेत से गुजरते हुए गाँव का रास्ता आता है। तो उसी गन्ने के खेत में अचानक से कोई आदमी साक्षी को आकर पकड़ ले जाता है। वहीं कुछ बच्चे अचानक से प्रकट होते हैं और समर और पुलिस वालों पर पत्थर से हमला करके वो भी गायब हो जाते हैं। तब यहाँ पर कुछ पुलिस वाले घायल हो गए थे। दूसरी तरफ हम साक्षी को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर होती है और वो बेहोश हो रखी थी। फिर जैसे उसे होश आता है तो वो अपने सामने राजवीर को देखती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि पहले पार्ट में हमें दिखाया गया था कि राजवीर मर चुका है लेकिन राजवीर तो अभी भी जिंदा होता है। शायद यही कारण था कि उसके परिवार की लाश नहीं मिली थी क्योंकि राजवीर मरा नहीं था। तभी राजवीर के सामने गाँव का सरपंच भी खड़ा होता है जो कि राजवीर से कहता है कि अगर प्रधान ने इस बच्ची यानी ईशानी को एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे गांव में दोबारा से हरियाली आ जाएगी क्योंकि इस बच्ची के पास कुछ ताकतें हैं। इसी कारण से ये धूप में नहीं निकल सकती और 3 दिन बाद उस बच्ची को प्रधान के सामने समर्पित करना है। तब तक के लिए उसे तैयार करना होगा और उसी दिन इस औरत यानी साक्षी को भी मार दिया जाएगा। अब ये सारी चीजें सुनकर साक्षी काफी डर जाती है और वो सोच में पड़ जाती है कि वो अब करे क्या। दूसरी तरफ समर और उसकी टीम को खेतों में कुछ भी नहीं मिलता और रात होने के कारण वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर साक्षी को भी एक काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। वहीं ईशानी को भी एक काल कोठरी में रखा गया था। तभी ईशानी के पास एक सहानी नाम का लड़का आता है जो खुद को लड़का बता रहा था लेकिन वो लड़की था। यहाँ सहानी ईशानी को काढ़ा पीने के लिए कह रही थी मगर ईशानी काढ़े को नहीं पीती। फिर हम साक्षी को देखते हैं जो कि उसी काल कोठरी से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी काल कोठरी के बाहर एक औरत आती है जिसे सब लोग दासी माँ कहते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि ये प्रधान की बीवी है और अब दासी माँ प्रधान के लिए दूसरी दासी तैयार कर रही है जो कि और कोई नहीं बल्कि साक्षी की बेटी ईशानी है क्योंकि दासी माँ की तरह ही ईशानी के पास भी कुछ ताकतें हैं। इसलिए दासी माँ पहले ईशानी को महिला बनाने में लगी हुई है। इसके बाद हम राजवीर और सरपंच को देखते हैं जो कि खेत में होते हैं। यहाँ राजवीर सरपंच से कहता है कि उसे गांव में दोबारा शामिल कर लिया जाए। असल में साक्षी के धोखा देने के बाद राजवीर को इस गांव से निकाल दिया गया था। इस पर सरपंच कहता है कि अगर 3 दिन बाद प्रधान ने उस बच्ची को अपना लिया तो तू गाँव वालों के सामने उस औरत साक्षी का गला काट देना, तब पंचायत तुझे गांव में शामिल कर लेगी। फिर हम ईशानी को देखते हैं जिसके पास दासी माँ आती है उसे काढ़ा पिलाने के लिए और कहती है कि अगर तुम इस काढ़े को पी लोगी तो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। यहाँ दासी माँ उसे काढ़ा इसलिए पिलाना चाहती थी क्योंकि उनका मानना था कि इस काढ़े को पीकर ईशानी बच्ची से एक महिला बन जाएगी यानी उसमें लेडीज वाले हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दूसरी तरफ साक्षी जब चुपचाप बैठी होती है तो उसे ईशानी की आवाज सुनाई देती है जो आवाज सुनते ही वो उसे ढूंढने लग जाती है। तभी आगे बढ़ने पर उसे अंधेरे में एक टॉर्च मिलती है और टॉर्च ऑन करते ही उसे काफी सारी गुफाएं दिखने लगती है जिनमें से उसे ईशानी की आवाज आ रही थी। वहीं उधर ईशानी को भी साक्षी की आवाज आती है और वो अपनी माँ की आवाज का पीछा करते करते एक गुफा से बाहर की ओर निकल जाती है जहाँ बाहर निकलते ही उसे धूप की किरणों का सामना करना पड़ता है और उसकी स्किन जलने लगती है लेकिन वो तब भी नहीं रुकती और आगे बढ़ती रहती है। इसके बाद हम दासी माँ को देखते हैं जिन्हें अपनी शक्तियों के द्वारा पता चल जाता है कि ईशानी काल कोठरी से बाहर आ गई है और धूप में जल रही है। तब वो फटाफट कैसे भी करके उसके पास पहुंचकर उसे वापस अंदर ले आती हैं। फिर अंदर लाकर वो ईशानी को देखती है जो कि काफी जगह से जल चुकी थी। तब वो उसके शरीर पर लेप लगाती है जिससे ईशानी को काफी राहत मिलती है। अब दासी माँ ईशानी को लेप लगाकर बैठी ही थी तभी वहाँ पर सरपंच आता है और कहता है कि इस बच्ची की जिम्मेदारी तेरी है, तुझे इसे जल्द से जल्द ठीक करना है और इसे बच्ची से महिला बनाना है। अगर तूने ये काम जल्दी से जल्दी नहीं किया तो प्रधान तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
अब सरपंच के ऐसे बात करने के तरीके को देखकर हमें ये तो पता चल जाता है कि दासी माँ की इस गांव में कोई भी इज्जत नहीं है। भले ही उस पर कितनी भी शक्तियाँ क्यों ना हो, लेकिन कोई भी उससे तमीज से बात नहीं करता। तब सरपंच के जवाब में दासी माँ कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपने तरीके से काम कर रही हूँ और ये बच्ची जल्द से जल्द महिला बन जाएगी। जिसके बाद हम समर को देखते हैं जो कि अभी भी खेतों में तहकीकात कर रहा होता है और तभी उसे खेत के बीचों बीच एक कुआं दिखता है। उसके साथ एक कांस्टेबल भी था जिसे वो कहता है कि मैं कुएं के अंदर जा रहा हूँ और कल शाम तक अगर मैं कुएं से बाहर नहीं निकला तो पूरी पुलिस फोर्स को यहाँ इंक्वायरी करने के लिए भेज देना। ये कहकर वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ ईशानी दासी माँ से बात कर रही होती है और उन्हें कहती है कि मुझे आप एक कहानी सुनाओ ना। जिस पर दासी माँ उसे कहानी सुनाने लगती है कि एक बहुत बड़ा राजकुमार था जो कि किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो काफी ज्यादा ताकतवर हो, और अगर राजकुमार किसी ऐसी लड़की से शादी कर ले जो धूप में जलने लगती है तो उस लड़की के पंख लग जाते हैं। दासी माँ बताती है कि मैं भी धूप में बाहर नहीं निकल सकती और अब मेरे पास भी ताकत है। जिस पर ईशानी पूछती है कि अगर राजकुमार ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या मेरे भी पंख लग जाएंगे। तब दासी माँ कहते कि हाँ जरूर, मगर उससे पहले तुम्हें खुद को प्रधान के सामने समर्पित करना होगा। तब ईशानी खुद को समर्पित करने के लिए मान जाती है। फिर हम साक्षी को देखते हैं जो कि अभी भी गुफा में बंद होती है और उसके सामने काफी सारी औरतें आ जाती हैं जो कि उससे मदद मांग रही थी, लेकिन अचानक से वो सभी गायब हो जाती हैं और ये साक्षी का एक भ्रम था। मगर थोड़ी देर बाद यहाँ सचमुच में एक महिला पहुँचती है जो कि ईशानी की केयरटेकर रानी थी। उसे भी इसी गुफा में बंद करके रखा गया था। तभी यहाँ पर राजवीर पहुँच जाता है और वो रानी को काफी बुरे तरीके से मारता है जिससे रानी की मौत हो जाती है और ये देखकर साक्षी सदमे में आ जाती है। उधर हमें दिखाया जाता है कि ईशानी के पेट में काफी तेज दर्द चालू हो जाता है और ये देखकर दासी माँ के फेस पर स्माइल आती है क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि पीरियड्स आने से ईशानी अब एक महिला बन चुकी है, यानी अब ईशानी को प्रधान के सामने समर्पित किया जा सकता है। दूसरी तरफ साक्षी राजवीर को समझा रही होती है कि ईशानी हमारी बेटी है और हम उसे मरने नहीं दे सकते, लेकिन ये बात सुनकर राजवीर साक्षी को काफी बुरे तरीके से मारने लगता है जिसके कारण साक्षी वहीं बेहोश हो जाती है। वहीं अब ये बात सबको बता दी गई थी कि ईशानी खुद को समर्पित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, इसलिए अब उसे तैयार किया जा रहा था और सब लोग उसकी शादी प्रधान से करवाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। उधर साक्षी को होश आता है लेकिन वह बदमरी हालत में थी और चल फिर नहीं पा रही थी। तब वो किसी तरह सरकते हुए गुफा से बाहर निकलती है और कुएं में जा गिरती है। तब कुएं में उसे काफी सारी औरतें दिखती हैं जो कि मरी हुई औरतों की आत्माएं थी। तब वो सारी आत्माएं साक्षी के सर पर एक साथ हाथ रख देती हैं, जिसके बाद उन आत्माओं की शक्ति साक्षी के अंदर आ जाती है। अब आज रात को ईशानी को प्रधान के हवाले करना था। वही सरपंच और राजवीर साथ में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ राजवीर बताता है कि उसने साक्षी को इतना मारा है कि अब वो चलने फिरने के लायक भी नहीं बची और शायद वो मर भी गई होगी। ये सुनकर सरपंच गुस्से में कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुमसे कहा था ना कि उसे हम गांव वालों के सामने मारेंगे, जिससे सभी औरतों का दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि आगे से कोई भी हमारे सामने आवाज न उठा पाए। तब सरपंच का गुस्सा देखकर राजवीर दोबारा से वही साक्षी को लेने जाता है। उधर समर भी गुफा में पहुंच गया था और उसने सहानी को पकड़ लिया था। वो उससे पूछता है कि साक्षी और ईशानी कहाँ हैं, तो मुझे उनके पास लेकर चलो। इधर ईशानी की डोली तैयार होती है जहाँ गांव के सभी लोग आए हुए थे जो कि काफी खुश थे और इनमें सबसे ज्यादा खुश सरपंच होता है क्योंकि उसका मानना था कि ईशानी को प्रधान को समर्पित करने के बाद गांव में हरियाली वापस आ जाएगी। खैर अब दासी माँ ईशानी को प्रधान को समर्पित करने की तैयारी करने लगती है। दूसरी तरफ राजवीर साक्षी को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए ले जा रहा होता है, मगर तभी साक्षी उठकर खड़ी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर उन आत्माओं की ताकत आ गई थी और वो उससे कहती है कि अभी तक तूने जितने भी कर्म किए हैं वो सारे गलत काम थे और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। फिर साक्षी राजवीर को काफी बुरे तरीके से मौत दे देती है। अब राजवीर को मारने के बाद साक्षी समर से मिलती है और उसे सारी बात बताकर ये दोनों ईशानी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने गांव के लोग आ जाते हैं। तब समर साक्षी से कहता है कि मैं इन सबको रोकता हूँ और तुम जाकर ईशानी को ढूंढो। उधर दासी माँ ने सारी तैयारी कर ली थी और अब प्रधान अपनी जगह से बाहर निकलता है जो कि देखने में एक राक्षस जैसा लग रहा था। तब दासी माँ ईशानी को प्रधान के हवाले कर देती है और प्रधान उसे अंदर जाने से पहले लात मारता है, यानी अब तू मेरे किसी काम के नहीं है। तभी वहाँ पर साक्षी आ जाती है और उसका सामना होता है दासी माँ से। अब दासी माँ के पास पहले से ही काफी सारी काली शक्तियाँ थी तो वो साक्षी को आगे बढ़ने से रोक लेती है, मगर साक्षी के पास भी उन आत्माओं की शक्तियाँ थी तो साक्षी
साक्षी दासी माँ का सामना करने लगती है। यहाँ इन दोनों के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है और फाइट के दौरान साक्षी दासी माँ से कहती है कि यहाँ तेरी कोई भी इज्जत नहीं करता और इस रिचुअल के पूरा हो जाने के बाद लोग तुझे पूछेंगे भी नहीं। जिसके बाद साक्षी दासी माँ को काफी बुरी तरीके से मारती है और अंदर चली जाती है। फिर अंदर जाने पर उसे कोई भी नहीं दिखता, मगर उसे ईशानी दिख जाती है जिसे एक बक्से में बंद कर रखा था। तब वो ईशानी को उस बक्से से बाहर निकालती है और फिर उस राक्षस जैसे दिखने वाले प्रधान से लड़ाई करती है। अब यहाँ प्रधान के पास भी काफी काली शक्तियाँ थी, तो वो साक्षी पर भारी पड़ रहा था। तभी यहाँ पर एक दूसरी काली शक्ति आ जाती है और साक्षी का साथ देने लगती है, जो कि कोई और नहीं दासी माँ ही थी। दरअसल दासी माँ को साक्षी की बातें समझ आ गई थी और अब वो उसका साथ देने का डिसाइड कर लेती है। तब दासी माँ की काली शक्ति प्रधान का सामना करती है और ईशानी को बचा लेती है। ये देखकर साक्षी को काफी अच्छा लगता है। उधर पुलिस वाले भी गांव में आ जाते हैं और सरपंच और उसके आदमियों को अरेस्ट कर लेते हैं। इधर ईशानी दासी माँ और साक्षी कुएं से बाहर निकल रहे होते हैं, क्योंकि वो राक्षस प्रधान थोड़ी देर के लिए बेहोश हुआ था, जो कि कभी भी जाग सकता है। फिर कुएं से दासी माँ खुद को और ईशानी को धूप से बचाते हुए निकलती है और जैसे साक्षी निकलने वाली होती है तभी कुएं के अंदर से एक जंजीर निकलती है और साक्षी के पैरों में बंध जाती है। फिर वो उसे खींचते हुए अंदर ले जाने लगती है। तब दासी माँ उसे बचाने की काफी कोशिशें करती है, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाती और साक्षी अंदर जाते हुए कहती है कि इस दानव को मारना जरूरी है, अगर इसे नहीं मारा तो ये दोबारा से जाग जाएगा। ये कहकर वो कुएं के अंदर चली जाती है और कुआं भी धीरे धीरे गिरने लगा था। अब साक्षी के पास काफी सारी आत्माओं की ताकत थी, तो शायद उसने उस राक्षस को मार दिया होगा, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।